बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथमेटिक्स जो बेसिक मैथ की हमने एक क्लास स्टार्ट की हुई है उसका जो टॉपिक है एज रिलेटेड क्वेश्चंस उसको हम समझेंगे। तो एज रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर टेस्ट्स में पूछे जाते हैं। तो चंद एक इधर मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं, उन्हें बारी बारी समझते हैं तो फिर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड इन क्वेश्चंस की समझ आ जाएगी। तो जो सबसे पहला टॉपिक मैंने जो क्वेश्चन लिखा है वो ये है। द प्रेजेंट एज ऑफ सईद इज 5 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज डॉटर राबिया। कह रहे कि एक सईद है, उसकी जो उम्र है अपनी जो उसकी बहन है उससे 5 टाइम्स ज्यादा है, यानी कि 5 गुना उससे ज्यादा है। अगर उसकी जो डॉटर है यानी कि जो उसकी बहन है, अगर वो 10 साल की है तो ये सईद 50 साल का होगा। तो ये वो कह रहे हैं द प्रेजेंट एज ऑफ सईद इज 5 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज डॉटर राबिया। तो सईद अपनी जो बहन राबिया है उसकी उम्र से 5 गुना उसकी उम्र ज्यादा है, सईद की उम्र। आफ्टर 20 ईयर्स, 20 साल के बाद, द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 100। तो 20 साल के बाद अगर दोनों की एजेस को सम किया जाए, जमा किया जाए, तो फिर उनकी जो एज है वो 100 ईयर्स के बराबर हो जाती है। हाउ ओल्ड वाज सईद व्हेन राबिया वाज बॉर्न। तो वो कह रहे हैं ये बताएं कि सईद की उम्र उस वक्त कितनी थी जब राबिया पैदा हुई थी। तो ये क्वेश्चन है, इसको हमने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम कहेंगे जी जो प्रेजेंट एज है ना राबिया की वो एक्स है। तो राबिया की एज को हमने एक्स कह दिया। फिर उसके बाद हमने कहा जी प्रेजेंट एज ऑफ सईद, जो सईद की उम्र होगी वो राबिया से 5 गुना ज्यादा है, यानी कि 5 टाइम्स ज्यादा है। तो इस वजह से वो उम्र कितनी हो जाएगी, 5x हो जाएगी। और अगर वो कह रहे हैं 5 साल के बाद, अगर तो लफ्ज आएगा ना आफ्टर, तो इसका मतलब 5 साल के बाद है। तो आफ्टर के लिए ना हम प्लस का साइन लगाते हैं, यानी कि उसकी उम्र के अंदर हमने प्लस करना होता है। मसलन एक्स में भी 20 ईयर्स के बाद की बात हो रही है तो इसके अंदर एक्स के अंदर भी 20 को ऐड करेंगे और 5x के अंदर भी 20 को ऐड करेंगे। अब उन्होंने ना क्वेश्चन में ये कंडीशन बताई हुई थी। कंडीशन क्या थी, सम ऑफ देयर एजेस विल बी 100, के दोनों की जो उम्र है 20 साल के बाद 100 के बराबर हो जाती है। तो ये राबिया की उम्र हो गई, ये सईद की उम्र हो गई। इन दोनों की उम्रों को जब हम जमा करेंगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा, 100 के बराबर आ जाएगा। उसके बाद हमने ब्रैकेट्स ओपन करनी है, और ब्रैकेट्स ओपन करने के बाद ये जो दो टर्म्स हैं ये एक्स वाली हैं, एक्स और 5x, ये किसके बराबर होगा, 6x के। और 20 + 20 कितना हो गया, 40 हो गया। तो 40 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर इस माइनस हो जाना है। तो 100 में से 40 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 60 आएगा। तो 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आकर डिवाइड होगा। जब हम 60 को 6 पर डिवाइड करेंगे तो एक्स की वैल्यू आएगी 10। तो एक्स की जो वैल्यू थी ना वो राबिया की उम्र थी। तो हमें पता है कि जो राबिया की उम्र है वो एक्स है, और जो सईद की उम्र होगी वो 5 टाइम्स होगी। तो सईद की उम्र कितनी होगी जी, 40 ईयर्स हो गई। तो हैंस द प्रेजेंट एज ऑफ राबिया इज 10 ईयर एंड सईद एज इज 5 टाइम्स। सो सईद एज इज 50 ईयर्स। तो सईद की उम्र कितनी होगी, 50 साल होगी। तो अब वो ये कह रहे हैं सो सईद एज व्हेन राबिया वाज बॉर्न। तो बताएं जब राबिया पैदा हुई थी उस टाइम सईद की उम्र क्या थी। तो अभी तो उसकी उम्र 10 साल है और इसकी उम्र क्या है, 50 साल। तो इसका मतलब वो 10 साल पहले पैदा हुई थी। तो 50 में से 10 को निकालेंगे तो उस वक्त सईद की उम्र कितनी होगी, 40 साल होगी। तो इस तरह ये जो क्वेश्चन है इनको सॉल्व किया जाता है। तो अब इसके साथ का एक मजीद क्वेश्चन देखते हैं जो एज से रिलेटेड होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 इस जगह पर लिखा हुआ है। तो इसके अंदर उन्होंने जो बात की है वो निम्रा की है। कह रहे निम्रा इज सीनियर, निम्रा जो है वो सीनियर है यानी कि बड़ी है, टू शमैला, शमैला से बाय 18 ईयर्स। यानी कि जो निम्रा है वो शमैला से 18 साल बड़ी है। आफ्टर 6 ईयर, 6 साल के बाद निम्रा विल बी ट्वाइस, जो निम्रा है वो उसकी उम्र डबल हो जाएगी, एज ओल्ड एज शमैला, जितनी शमैला की उम्र है उससे। तो फाइंड निम्रा प्रेजेंट एज, तो निम्रा की जो मौजूदा उम्र है वो आपने मालूम करनी है। तो इस क्वेश्चन को हम इसी तरह सॉल्व करेंगे। हम सबसे पहले कहेंगे जी जो शमैला ना उसकी उम्र कितनी है जी, एक्स है। अब क्योंकि निम्रा उस शमैला से सीनियर है, अगर सीनियर होने की वजह से इसकी उम्र में हमने प्लस करना है, क्योंकि इसकी उम्र ज्यादा है। इस वजह से कितनी सीनियर है, 18 साल सीनियर है, इसलिए इसके अंदर 18 या 18 को हम ऐड कर देंगे।
तो अब वो कह रहे हैं 6 साल के बाद, यानी कि आफ्टर 6 ईयर की बात हो रही है। तो इस वजह से दोनों के अंदर हमने क्या करना है जी, +6 + 6 कर देना है। तो अब ये तो 18 और +6, ये कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब उनकी कंडीशन ये थी कि 6 साल के बाद क्या होगा, जो निम्रा है उसकी जो उम्र होगी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज शुमेला, यानी कि शुमेला की उम्र को अगर हम 2 टाइम्स करें तो वो निम्रा की एज के बराबर होगी। तो इस वजह से हमने क्या करना है कि इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि शुमेला की उम्र को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने बताया विल बी ट्वाइस, वो 2 गुना होगी। किसके 2 गुना होगी, एज ओल्ड एज शुमेला, यानी कि शुमेला की उम्र को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो जो उम्र बनेगी वो किसकी होगी जी, निम्रा की उम्र होगी। तो अब जो शुमेला की उम्र है वो क्वेश्चन में इस जगह पर हमने जिस टाइम क्वेश्चन को सॉल्व किया और हमारे पास वो कितनी आई थी, x + 24। तो इस वजह से इधर निम्रा एज के नीचे x + 24 लिखेंगे और उसके बाद हमने लिखनी है जी शुमेला की उम्र। तो शुमेला की उम्र कितनी थी जी, x + 6 थी, तो इधर लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई, ब्रैकेट में लिखेंगे x + 6। अब 2 को हमने अंदर मल्टीप्लाई करना दोनों टर्म्स के साथ, ये 2x बन जाएगा और ये कितना बन जाएगा, 12 बन जाएगा। अब इसमें x वाली टर्म्स को एक तरफ लिखते हैं, ये x इधर आकर -x हो जाएगा, 2x में से एक x निकालेंगे तो x हमारे पास बचेगा, ये +12 है, इधर आकर -12 हो जाएगा। तो जब x में से हमने 24 में से 12 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 12 आंसर आएगा x का। अब ये जो x है ये हमारे पास अभी सिर्फ x की वैल्यू आई है। अब हमने करना कुछ इस तरह होता है कि ऊपर अगर क्वेश्चन में देखें, इधर हम निम्रा की जो प्रेजेंट एज उन्होंने कहा था वो मालूम करनी है। तो निम्रा की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है जी, x + 18 है। तो x की जगह पर हम 12 पुट करेंगे, 12 + 18 ये किसके बराबर हो जाएगा, 30 के बराबर हो जाएगा। तो उसकी निम्रा की अभी मौजूदा उम्र कितनी है जी, 30 साल है। तो इस क्वेश्चन को एक दफा हम दोबारा देखते हैं। तो ये देखें वो कह रहे हैं निम्रा जो है ना वो सीनियर है किससे, शुमेला से, और कितनी सीनियर है, 18 ईयर। तो उसके बाद उन्होंने ये कि आफ्टर 6 ईयर, 6 ईयर का जिक्र किया था, इस वजह से हमने +6 किया। 6 साल के बाद जो निम्रा है वो उसकी उम्र ट्वाइस हो जाएगी एज ओल्ड एज शुमेला, जितनी शुमेला की उम्र है। तो फिर उन्होंने कहा था कि निम्रा की उम्र बताएं। तो निम्रा की जो उम्र है वो प्रेजेंट एज कितनी थी, x + 18। तो शुमेला की एज थी x, पहले हमने x की वैल्यू मालूम की, वहां से फिर हमने x + 18 किया तो हमारे पास निम्रा की एज आ गई, और फिर यही हमने फाइंड करनी थी। अच्छा, उसके बाद एक और क्वेश्चन इसके साथ का देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि जो अब्दुल्ला है, अब्दुल्ला इज 2 more than 3 times एज ओल्ड एज यासीन। जो अब्दुल्ला है वो यासीन से कितना बड़ा है, 2 मोर करना है, यानी कि इसके अंदर +2 करना है और फिर क्या करना है, 3 टाइम्स। 3 टाइम्स का मतलब ये है कि 3 से आपने मल्टीप्लाई करना है, किसको मल्टीप्लाई करना है, जो यासीन की एज होगी। तो सबसे पहले तो हम यूं लिखेंगे, हम कहेंगे जी यासीन की एज कितनी है, x है। अब उन्होंने अब्दुल्ला की एज निकालनी है, अब्दुल्ला की एज के लिए क्या करना पड़ेगा, x में हमने 2 ऐड करना है, क्योंकि उन्होंने ये क्या, 2 मोर। फिर क्या करेंगे, 3 टाइम्स। 3 टाइम्स के लिए इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है, ये ब्रैकेट के बाहर जो 3 लिखा है इसका मतलब यही है, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो ये 3 टाइम्स हो गया, ये जो इन्होंने क्वेश्चन में लिखा था। उसके बाद वो ये कह रहे हैं इफ द सम ऑफ बोथ ऑफ देयर एजेस, अगर इन दोनों की एजेस का हम सम करें तो वो 60 ईयर्स आती है। और उसके बाद हमने अब्दुल्ला की एज बतानी है। तो सबसे पहले हम इस कंडीशन के मुताबिक जो क्वेश्चन में उन्होंने बताई हुई है ये इक्वेशन लिखेंगे। ये किसकी एज है, यासीन की एज है, और ये अब्दुल्ला की एज है। इन दोनों को सम किया, ये किसके बराबर आ गया जी, 60 के बराबर आ गया। क्वेश्चन में ये उन्होंने बताया हुआ है। अब ये ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 3 ने x से मल्टीप्लाई होना है, 3 ने 2 से मल्टीप्लाई होना, ये 3x + 6 बन जाएगा। x और 3x 4x हो गया, ये +6 इधर आकर -6 होगा, 60 में से 6 को निकालेंगे तो 54 आएगा। 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा, 4 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो फिर इसको 2 पर डिवाइड करेंगे, 27/2 इसका आंसर आएगा। ये हमारे पास ना x की वैल्यू आ गई है।
अब हमने ना अब्दुल्ला की एज निकालनी है, तो अब्दुल्ला की एज का फार्मूला था 3 और ब्रैकेट में था x+2। अब x की जगह पर हमने 27/2 पुट करना, फिर इसका हमने एलसीएम लेना है। तो एलसीएम किस तरह लेंगे, इसके नीचे हम लिखेंगे 1, 1 और 2 का एलसीएम 2 होता है, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इस साइड पर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इस साइड पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर 4 आएगा, जब 1 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे 27 आएगा, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे 31/2 आ जाएगा, फिर 31 ने 3 से मल्टीप्लाई होना 93/2, तो फिर इसके एंड के ऊपर जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 46.5 ईयर्स। तो जो अब्दुल्ला की उम्र है वो 46.5 यानी कि 46.5 साल इसकी उम्र बन गई है। तो इस तरह ये एज से रिलेटेड वाले जो क्वेश्चंस हैं इनको सॉल्व किया जाता है। जी स्टूडेंट्स, अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसको हम कुछ इस तरीके से डिफाइन करेंगे, द लीस्ट कॉमन मल्टीपल जिसको एलसीएम कहा जाता है, इज द स्मॉलेस्ट नंबर, ये सबसे छोटा नंबर होता है, डेट इज कॉमन बिटवीन टू लिस्ट ऑफ मल्टीपल्स है। हमारे पास अगर दो लिस्ट ऑफ मल्टीपल्स हों तो उसके अंदर जो सबसे छोटा कॉमन नंबर होता है उसे हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं। इसकी मिसाल यूं समझें कि अगर हमने एलसीएम मालूम करना जी 12 और 18 का, अगर हमने 12 और 18 का एलसीएम मालूम करना है तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। मसलन सबसे पहले हम 12 के और कह लें कि 18 के जो मल्टीपल हैं वो हम मालूम करेंगे। मसलन इधर हम लिखेंगे जी मल्टीपल्स ऑफ 12। अब 12 के टेबल के ऊपर कौन कौन सी चीज होती है जी, 12, 24, 36, 48 और 60 आ गया एंड सो ऑन। इसी तरह जो मल्टीपल होंगे किस चीज के जी, 18 के, उसको हम किस तरीके से लिखेंगे जी, 18 का टेबल लिख देंगे 18, 36, 54, 32, 90। अब इसके अंदर अगर हम देखें तो 36 इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये स्मॉलेस्ट नंबर है और ये कॉमन भी है दोनों में। तो ये हमारे पास क्या होगा जी, एलसीएम होगा। इसी तरह अगर हमने एलसीएम मालूम करना हो किसका जी, 5 और 8 का, तो ये जो मेथड है ना इसको हम लिस्टिंग मेथड कहते हैं। तो 5 का जो मल्टीपल्स है उनको लिखते हैं 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45। अब 8 के मल्टीपल लिखेंगे 8, 16, 24, 32, 40 और 48। अब इसके अंदर जो कॉमन है नंबर, जो छोटा भी हो और कॉमन भी हो, तो ये कॉमन नंबर जो सबसे छोटा कॉमन नंबर है वो कितना, 40 है, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से अब हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, यानी कि एलसीएम मालूम करना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ये है कि जो प्राइम नंबर होते हैं, मसलन 2 है, 3 है, 5 है, उसके बाद 7 है, फिर 11 है, इनसे आपने ना डिवाइड करना होता है। मसलन 20 को सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 10 टाइम्स 20 होता है, फिर उससे डिवाइड करेंगे, 2 5 जार 10 और फिर 5 1 जार 5। फिर इसी तरह 24 को 2 पे डिवाइड करेंगे 12 आएगा, 12 को 2 पे डिवाइड करेंगे 6 आएगा, 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 को 1 पर डिवाइड कर देंगे। अब ये जो साइडों वाले इसके जो डिजिट होते हैं इनको इधर मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखे, 20 का लिख लिया 2 × 2 × 5 और 24 का लिखा 2 × 2 × 2 × 3। अब इसको लिखने के बाद हमने क्या करना होता है, इनको इस तरह आपने लिखना है, जो कॉमन नंबर है ना उनके ऊपर आपने यूं सर्कल सा बना देना है या उनके ऊपर यूं निशान लगा देना है। तो ये दोनों नंबर क्या है जी, कॉमन है, बाकी नंबर कॉमन नहीं है। तो अब हमने क्या करना है, ये जो कॉमन नंबर है इनको आपने ना 2 बार लिखने के बजाय ना 1 बार लिख लेना है। यानी कि ये जो कॉमन नंबर है ना, ये मसलन ये वाला 2 इधर आ गया, ये वाला 2 कॉमन है, इसको हमने इधर लिख लिया, और बाकी ये जो चीजें बच रही हैं ना, मसलन ये वाला 2 इस जगह पर आ जाएगा, ये वाला 3 इस जगह पर आ जाएगा और ये जो 5 है इस जगह पर आ जाएगा। अब इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 और 24 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि 24 को जब 5 से मल्टीप्लाई किया 120 आ गया, तो इसका एलसीएम भी कितना होगा, 120 होगा। इसी तरह ये आपने एलसीएम वाला क्वेश्चन करना, 18 और 30 वाला प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से पहले से 2 पर डिवाइड करेंगे 18 को, 9 आएगा, 9 को 3 पर डिवाइड करेंगे
यानी कि 9 को जब 3 पे डिवाइड करेंगे इधर 3 आएगा, फिर इसको दोबारा 3 पर डिवाइड कर देंगे। इसी तरह 30 को 2 पे डिवाइड किया, 15 को 3 पे डिवाइड किया, 5 फिर 5 को 5 पर डिवाइड किया तो 1। अब ये 2 × 3 × 3 इधर लिखा, और इस 30 को इधर लिखा 2 × 3 और ×5, यानी कि ये वाले नंबर इस जगह पर आपने लिख देने हैं। अब 18 के सामने 18 के लिखे, 30 के सामने 30 के फैक्टर लिखे। अब इनको इस तरह लिखना है कि जो चीज कॉमन हो वो ऊपर नीचे आ जाए। तो ये जो दो नंबर कॉमन है, इन दोनों नंबरों को ना एक एक बार लिखना है। ये 2 लिखा हुआ है, एक बार 2 लिखेंगे। ये 3 कॉमन है, एक बार 3 लिखेंगे। और ये जो चीज कॉमन नहीं है इसको आपने इसी तरह नीचे लिख देना है। फिर इन नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 90। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। तो ये जो मेथड होता है ना, ये फैक्टराइजेशन मेथड होता है। अच्छा, उसके बाद आ गया जी डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड में आपने क्या करना है, ये मसलन 3 नंबरों का आपने एलसीएम लेना है, तीनों नंबर आपने इधर लिखने हैं, फिर इनको 2 के टेबल के ऊपर डिवाइड करना, फिर ये दोबारा 2 के टेबल पे डिवाइड होंगे। और उसके बाद ये जो 9 है ये 2 पर डिवाइड नहीं होता है, इस वजह से ये 9 इसी तरह रहेगा, बाद में ये 3 के ऊपर डिवाइड हो जाएगा। तो ये बहुत आसान सा तरीका, ये आपने पहले समझा ही हुआ है। तो इस तरह फिर ये जो नंबर होते हैं साइडों वाले, इन सब को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इसका आंसर आ जाता है। तो इसका आंसर कितना आ गया? 144। इस मेथड को कहते हैं डिवीजन मेथड। अच्छा, इसी तरह 18, 36 और 76 का आपने डिवीजन मेथड से एलसीएम लेना है। पहले इसको 2 पे डिवाइड करें, 2 9 टाइम्स 18 होता है, 2 18 टाइम 36 और 2 38 टाइम 76। फिर इसी तरह ये दोबारा 2 के ऊपर ये दो नंबर जो है ना डिवाइड हो जाएंगे, फिर ये वाले नंबर आएंगे, इसको 3 के ऊपर डिवाइड करेंगे, इधर 3 आ जाएगा, दोबारा ये 3 के ऊपर डिवाइड होंगे, ये 19 इसी तरह नीचे आता जाएगा, फिर बाद में 19 पे डिवाइड कर देंगे, और एंड के ऊपर हमने इन तीनों नंबरों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हमारे पास 684 इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की अगर हम बात करें, तो ये जो टॉपिक है इसको अगर हम इसकी सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं, तो इसकी डेफिनेशन ये है, द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको HCF कहा जाता है, इज द ग्रेटेस्ट नंबर, ये सबसे बड़ा नंबर होता है, डेट डिवाइड 2 और मोर नंबर, ये दो या दो से ज्यादा नंबरों को डिवाइड करता है एग्जैक्टली, पूरा पूरा डिवाइड करता है, लिविंग नो रिमाइंडर, और कोई रिमाइंडर नहीं बचता है। तो ये ऐसा नंबर होता है, ये दो या दो से ज्यादा नंबरों को जिनका एलसीएम लिया जा रहा है डिवाइड करेगा, और उसका रिमाइंडर नहीं बचेगा। अब इसका जो सबसे पहला मेथड है लिस्टिंग फैक्टर मेथड, उससे सॉल्व करते हैं, और 20 और 28 का हमने HCF लेना। तो हमने ये देखना है कि 20 किस किस टेबल पर आता है। तो 21, 2, 4, 5, 10 और 20 के टेबल पर आता है। और अगर हम 28 के फैक्टर देखें तो 28 किस किस टेबल पर डिवाइड होता है जी? 1, 2, 4, 7, 14 और 28। तो ये जो है ना इसके कॉमन है नंबर। तो इसमें जो सबसे बड़ा कॉमन नंबर है ना वो क्या? 4 है। तो 4 ऐसा नंबर है जो 20 को और 28 दोनों को डिवाइड करता है, और हमारे पास रिमाइंडर 0 बचता है, तो ये इसका HCF होगा। इसी तरह 36 के फैक्टर लिखेंगे, 36 जिस टेबल पर आता है, इसी तरह 48 जिस टेबल पर डिवाइड होता है वो उसके फैक्टर हमने लिख लिए, यानी कि वो नंबर लिख लिए जिनके ऊपर डिवाइड होता है। तो इसके अंदर ये सारे कॉमन मल्टीपल हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा नंबर है और जो कॉमन है वो कितना? 12 है। तो 12 इसका क्या होगा जी? HCF होगा। अच्छा, उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, इसके अंदर भी हमने इसी तरह करना होता है जिस तरह मैंने HCF के अंदर किया था, LCM वाले क्वेश्चंस के अंदर किया था, कि पहले 12 को हम डिवाइड करेंगे 2 पर, यानी कि प्राइम नंबर पर, फिर दोबारा 2 पर, फिर 3 पर। इसी तरह 18 को भी हमने डिवाइड करना है 2 पर, फिर 3 पर, फिर 3 पर, ये इसके नंबर आ जाएंगे। अब इसके जो कॉमन नंबर है ना उनको आपने देखना है, कौन कौन सा कॉमन नंबर हुआ जी? 2 और 3। ये 2 और 3 इसके कॉमन प्राइम फैक्टर हैं, फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर होगा वो इसका HCF होगा। तो इसी तरह हम 24 और 30 को सॉल्व कर सकते हैं। 24 के ये कॉमन फैक्टर बनेंगे, यानी कि जिनके ऊपर इसने डिवाइड होना, यानी कि डिवाइड करते जाएंगे, और ये जो साइड वाली आएंगी वैल्यूज उनको इधर लिख लेंगे। इसी तरह 30 की लिखेंगे, इसके अंदर कॉमन कौन सा है जी? 2 और 3 है। 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इसका आंसर आएगा। तो 6 ऐसा नंबर है जो 24 और 30 दोनों को डिवाइड करता है, और रिमाइंडर कोई भी नंबर नहीं बचता है। इसी तरह डिवीजन मेथड है, डिवीजन मेथड के अंदर हमने क्या करना होता है, मसलन 18 और 30 का हमने HCF मालूम करना है डिवीजन मेथड से। बड़े नंबर को अंदर लिखेंगे, छोटे नंबर को बाहर लिखेंगे, फिर इसको डिवाइड करते जाएंगे। 18 1 18, फिर 30 में से 18 निकालो 12 आ जाएगा, ये वाला 18 अंदर लिखेंगे,
फिर इसको दोबारा 12 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो 12 वन ज़ा 12, 18 में से 12 निकालेंगे 6, फिर ये वाला जो बड़ा नंबर है इसको अंदर लिख लेंगे, फिर 6 टू टाइम्स क्या होता है 12 होता है। तो जब ये पूरा हल होता है ना, तो जो सबसे लास्ट के ऊपर जा वो नंबर जिससे आप डिवाइड कर रहे होते हो वो इसका क्या होता है जी, HCF होता है। तो यही ज्यादातर आमतौर पर इसी को हम इस्तेमाल करते हैं HCF मालूम करने के लिए। अच्छा, अब हमारे पास 75 और 180 का हमने HCF निकालना है। यानी कि 180 और 75 का, 180 को अंदर रखेंगे, 75 को बाहर। 75 टू टाइम्स 150, 180 में से 150 निकालें 30, फिर 75 को अंदर लिखें। फिर 32 टाइम्स 60, 75 में से 60 निकाला 15 आ गया, फिर ये 30 को अंदर लिखा। 15 2 टाइम्स 30, और यहाँ पर रिमाइंडर इसका कोई भी नहीं बचा, तो सबसे लास्ट के ऊपर ये 15 के ऊपर डिवाइड हुआ। तो इस वजह से इसका जो HCF होगा वो क्या होगा जी, 15 होगा। तो इस तरह हमने इसका HCF मालूम कर लिया। अच्छा, उसके बाद जो टॉपिक है उसका नाम है कि एवरेज। एवरेज हम किस तरह मालूम करते हैं? तो एवरेज मालूम करने का बहुत आसान तरीका है कि सबसे पहले आपने सम करना है तमाम वैल्यूज को, डेटा की तमाम वैल्यूज को सम करें। तो लिस्ट के अंदर जितना भी डेटा है उन सबको सम कर लें, फिर डिवाइड करें बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज। नंबर ऑफ वैल्यूज से मुराद ये है कि उनकी तादाद से कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज हैं। मसलन ये हमारे पास ना एक एग्जाम्पल इधर दी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, द एवरेज ऑफ एग्जाम मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट। 5 सब्जेक्ट्स के अंदर जो किसी बच्चे ने नंबर लिए हैं वो ये हैं। मसलन एक पेपर में उसके 75 है, एक में 90 है, एक में 85 है, एक में 78 है, एक में 92 है। इसकी हमने एवरेज निकालनी है। तो एवरेज का फार्मूला होता है सम ऑफ ऑल वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। तो सम कर देंगे, ये जितना जो हमारे पास गिवन डेटा था 5 वैल्यूज थी, इन सबको जमा करेंगे। और ये वैल्यूज कितनी है, ये 5 हैं, 1 2 3 4 और 5, इसलिए हमने इसको 5 पर या 5 के ऊपर डिवाइड कर देना। तो ऊपर वाले तमाम नंबर्स जमा करेंगे, 420 आएगा, उसको 5 पे डिवाइड करेंगे तो 84 इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद वो कह रहे हैं फाइंड द एवरेज टेम्परेचर ऑफ 4 मंथ। 4 मंथ का आपने टेम्परेचर की एवरेज निकालनी है। मसलन एक महीना 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहा, एक महीना 26 डिग्री सेंटीग्रेड, एक महीना 24, और एक मंथ जो है ना 20 रहा। तो इसकी एवरेज निकालनी है। सम ऑफ ऑल वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। इन चारों वैल्यूज को जमा करें और 4 के ऊपर डिवाइड कर दें। जब ऊपर वाली 4 वैल्यूज को जमा करेंगे 92 आएगा, 92 को 4 के ऊपर जब डिवाइड करेंगे तो 23 इसका आंसर आ जाएगा, और ये एवरेज टेम्परेचर होगा। अच्छा, उसके बाद है जी सेंट्रल टेंडेंसी। ये 3 चीजों के ऊपर मुश्तमिल होती है, मीडियन और मीन और मॉड। इन 3 चीजों के ऊपर ये मुश्तमिल होती है, इसको हमने समझना है। अब जो सेंट्रल टेंडेंसी है इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, या ये क्या चीज़ है? तो सेंट्रल टेंडेंसी इज अ स्टैटिस्टिकल मेजर दैट डिस्क्राइब द मिडल वैल्यू ऑफ अ डेटा सेट। किसी डेटा सेट की जो मिडल वैल्यू को डिस्क्राइब करती है चीज़, किसी भी स्टैटिस्टिकल डेटा। जो स्टैटिस्टिकल डेटा होता है वो ऐसा डेटा होता है जो नंबर्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। उसकी मिडल वैल्यू को जो डिस्क्राइब करती है वैल्यू या नंबर, उसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। इट्स एम टू प्रोवाइड अ सिंगल वैल्यू। इसका मकसद ये होता है कि हमारे पास कोई एक सिंगल वैल्यू आ जाए डेट रिप्रेजेंट द इंटायर डेटा, जहाँ से हमें पूरे डेटा की जो वैल्यू है ना उसका पता चल जाए। तो इसके लिए हमने 3 कॉमन जो मेयर्स हम करते हैं। देयर आर 3 कॉमन मेयर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो 3 चीज़ों से हमें जो सेंट्रल वैल्यू है ना वो मालूम हो सकती है। एक मीन होता है, एक मीडियन होता है, और एक मॉड होता है। अब मीन के अंदर हम क्या करते हैं, द सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज। जिस तरह भी हमने एवरेज निकाली थी, सेम वही हमने काम करना है कि तमाम वैल्यूज को जमा करना है और उनकी तादाद के ऊपर हमने डिवाइड कर देना है कि वो कितनी तादाद है उनकी। तो ये जो साइन है ना ये समेशन का साइन है, यानी कि जो इस तरीके से लिखा जाता है इसका मतलब होता है सम करें। तो अगर 4 वैल्यूज हैं, 4 वैल्यूज को सम करके नंबर ऑफ वैल्यूज का मतलब, फिर अगर 4 वैल्यूज हैं तो एन की जगह पर हमने 4 या 4 जो है ना वो हमने पुट कर देना। तो इस तरह हम एवरेज या मीन निकालते हैं। मीडियन के अंदर क्या होता है,
कि सबसे पहले हमने डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, और उसके बाद जो मिडिल वैल्यू होती है ना वो निकालते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मीडियन कहते हैं। तो इसके हम कुछ क्वेश्चन आगे करेंगे, तो वहां से आपको इन क्वेश्चंस की समझ आ जाएगी कि मीडियन किस तरह मालूम किया जाता है। उसके बाद है जी मॉड। मॉड क्या होता है? द मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यू इन अ डेटा सेट। तो डेटा सेट में जो ज्यादा बार आने वाली वैल्यू होती है वो क्या कहलाती है जी? मॉड कहलाती है। तो इस तरह ये तीन चीजें हैं। अब इनके हम क्वेश्चंस जो है ना वो करते हैं। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन ये है, द नंबर ऑफ एग्स कलेक्टेड इन 7 days फ्रॉम अ स्मॉल पोल्ट्री फार्म आर। कि एक पोल्ट्री फार्म है, वहां से जो अंडे कलेक्ट किए गए हैं 7 दिनों में वो ये हैं। एक दिन 92 है, एक दिन 110 उन्होंने कलेक्ट किए, एक दिन 90, एक दिन 95, एक दिन 115, एक दिन 105 और एक दिन 100। तो 7 दिनों में ये उन्होंने अंडे लिए हैं। पोल्ट्री फार्म में से मुर्गियों ने जो अंडे दिए थे ये उन्होंने कलेक्ट किया। अब इसकी हमने एवरेज नहीं या मीन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। तो ये जो तादाद थी, जो 7 वैल्यूज थी, ये 7 वैल्यूज लिखी, और उसके बाद इन तमाम वैल्यूज को क्या किया, सम किया। अब ये 7 दिन थे इसलिए हमने इसको 7 के ऊपर डिवाइड कर दिया। तो ऊपर वाली वैल्यूज को जब जमा करेंगे 707 आएगा। जब 707 को 7 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो 101 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये इसकी क्या आ गई जी, एवरेज आ गई। यहाँ इसका हमने ये मीन निकाल लिया। इसी तरह एक प्लेयर है, उसने क्रिकेट मैच 10 खेले हैं, और उन 10 मैचों में उन्होंने ये स्कोर बनाए। एक मैच में 105, फिर 98, 75, 100, 105, 125, 56, 112, 80 और 64 उसने ना नंबर बनाए हैं, या जो रन्स हैं वो बनाए हैं। अब इसकी आपने एवरेज निकालनी है। इसके लिए भी सेम वही आप फार्मूला लगाएं, तमाम वैल्यूज को जमा करें। उसके बाद क्योंकि इसने 10 मैच खेली हैं इसलिए 10 के ऊपर डिवाइड कर दें। तो ऊपर वाली वैल्यूज को जब जमा किया तो 920 जवाब आया। उसको जब 10 के ऊपर डिवाइड किया तो 92 जो है आंसर आया। तो इसका मतलब ये है, उसका जो मीन निकल आया या एवरेज निकल आया वो कितनी निकल आई जी? 92 निकल आई है। अच्छा, उसके बाद जो मीडियन है, मीडियन के अंदर हमने क्या करना होता है, इफ द वैल्यू ऑफ डेटा आर अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग। जब हम डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं, द मिडल वैल्यू इज कॉल्ड द मीडियन ऑफ द डेटा सेट। जो बिल्कुल दरमियान वाली वैल्यू होती है वो उसका मीडियन कहलाती है। अब इसके अंदर ना आपने एक और चीज भी देखनी है कि वो जो नंबर ऑफ वैल्यूज हैं वो इवन है या ऑड हैं। तो फिर उसके ऊपर मुख्तलिफ फार्मूले लगते हैं। इफ द नंबर ऑफ वैल्यूज इज इवन, जो हमारे पास वैल्यूज हैं अगर तो वो इवन है तो हमारे पास सिर्फ एक मिडल टर्म निकलेगी, और उसका ये फार्मूला होगा n+1 डिवाइडेड बाय 2। जो नंबर के ऊपर टर्म होगी वो हमारा मीडियन होगी। तो इधर एन से मुराद क्या, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो इसी तरह अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो, इवन हो, तो फिर हमारे पास दो मिडल टर्म्स निकलेंगी। तो वो किस तरह हमने निकालनी है, उन दोनों टर्म्स का हमने मीन लेना होता है जो मिडल टर्म्स होती हैं। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास ना गिवन डेटा है, इसको हमने ना अरेंज किया असेंडिंग के अंदर। मसलन सबसे छोटी नंबर को पहले लिखा, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा, इस तरह सारे नंबर लिख लिया। अब क्योंकि ये नंबर्स कितने हैं, 7 हैं, और 7 क्या होता है, ऑड होता है। इस वजह से आपने ना दोनों साइड से बराबर बराबर टर्म्स छोड़नी है। जो दरमियान वाली टर्म होगी वही इसका क्या होगी, मीडियन होगी। अच्छा, अगर हमारे पास ये वाला हमने फार्मूला लगाया कि एन की जगह पर 7 पुट किया, 7+1 8, 8/2, और जब 8/2 करेंगे तो ये फोर्थ टर्म आएगी। और अगर हम वो डेटा में देखें तो फोर्थ ही टर्म हमारे पास मीडियन निकली है। तो यहाँ से ये पहली, दूसरी, तीसरी, और ये कौन सी है, चौथी टर्म। और चौथी टर्म वो क्या है जी, 37 है। तो इस तरीके से हम मीडियन निकालते हैं। अच्छा, अब ये वाला डेटा देखें। इस डेटा के अंदर हमारे पास कितनी टर्म्स हैं जी, 1 2 3 4 5 और 6। तो ये 6 टर्म है, और जो 6 होता है वो क्या होता है जी, इवन होता है। तो इस वजह से हमने क्या करना है, जो दरमियान वाली दो टर्म्स होंगी ना, सबसे पहले इसको आपने अरेंज करना है असेंडिंग में या डिसेंडिंग में। तो जो दरमियान वाली दो टर्म्स होंगी उसका आपने ना एवरेज ले लेना, यानी कि दोनों को जमा करके 2 पे डिवाइड करना। तो दरमियान वाली दोनों टर्म्स को जमा करना और 2 पर डिवाइड करना। तो इधर दरमियान वाली दो टर्म्स कौन सी हैं, 37 और 39। इन दोनों को हमने ऐड किया और 2 के ऊपर डिवाइड कर दिया। जब ऐड करेंगे 76 आएगा। 76 को जब 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो 38 आ जाएगा। तो जो मीडियन है इस डेटा का वो कितना निकल आया जी, 38 निकल आया।
अच्छा, उसके बाद है मॉड। मॉड क्या होता है जी? जो सबसे ज्यादा बार किसी डेटा में वैल्यू आ रही होती है उसको मॉड कहते हैं। तो ये अगर दो वैल्यूज ज्यादा बार आ रही हो तो उसका दो वैल्यूज भी मॉड हो सकती है। मसलन ये लिखा है जी 2 4 6 9 10 और 12, इसमें कोई भी टर्म ज्यादा बार नहीं आ रही है, एक एक बार आ रही है। इस वजह से इसके अंदर नो मॉड हो गई, यानी कि कोई भी इसके अंदर मॉड नहीं है। लेकिन अगर आप ये वाले क्वेश्चन देखें, इस क्वेश्चन के अंदर लिखा है 3 4 3 5 6 3 और 7। तो इसके अंदर जो 3 है ना, वो कितनी बार आ रहा है? 3 टाइम्स आ रहा है, 1 2 और ये 3 3 टाइम्स से 3 आ रहा है, तो इसका मॉड क्या होगा? 3 होगा। तो जो 3 है वो ज्यादा बार अकर कर रहा है, अकर का मतलब पाया जा रहा है, तो इस वजह से इसका मॉड 3 होगा। अच्छा, उसके बाद ये नंबर है, इनको हमने अगर तरतीब से लिख लिया तो ये 6 भी 2 टाइम्स आ रहा है। तो ये जो 8 है, 8 भी 2 टाइम्स आ रहा है, और ये जो 18 है ये भी 2 टाइम्स आ रहा है। तो इसके अंदर 3 नंबर जो है ना वो ज्यादा बार आ रहे हैं। तो इसका जो होगा ना, उसका नाम क्या है? मॉड। वो 6 भी होगा, 8 भी होगा और 18 भी होगा, क्योंकि ये नंबर ज्यादा बार रिपीट हो रहे थे। अच्छा जी, उसके बाद बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हम पढ़ते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडी ट्राइंगल एंड रिलेशनशिप बिटवीन देयर साइड्स एंड एंगल बिटवीन देयर साइड्स। तो कह रहे हैं जो ट्रिग्नोमेट्री होती है ये मैथ की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम ट्राइंगल का ताल्लुक देखते हैं, यानी कि ट्राइंगल के मुतालिक पढ़ते हैं, और हम रिलेशन देखते हैं ट्राइंगल्स की साइड्स और एंगल्स के दरमियान, के ट्राइंगल्स की साइड और एंगल्स के दरमियान क्या रिलेशन है। तो मसलन अगर ये मैं एक डायग्राम बनाऊं ट्राई एंगल की, तो इस जगह पर मैं एंगल बना लेता हूँ थीटा। जो एंगल होता है उसके सामने परपेंडिकुलर होता है, नीचे वाली साइड बेस होती है, और जो तिरछी साइड है ये क्या होती है? हाइपोटेन्यूज होता है। तो अब अगर हम इन दो साइडों की रेशियो लें, मसलन परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को अगर हम कह लें कि लें, सबसे ऊपर परपेंडिकुलर लिखें और उसको हम किसके ऊपर डिवाइड करें जी? हाइपोटेन्यूज के ऊपर डिवाइड करें, तो वो साइन थीटा बनता है। ये ना गलती से इधर बेस लिखा हुआ है, तो इधर क्या आना है? हाइपोटेन्यूज। तो अगर हम परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज के ऊपर डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आ जाता है? साइन थीटा आ जाता है। इसी तरह अगर हम बेस को हाइपोटेन्यूज के ऊपर डिवाइड करें तो ये हमारे पास क्या आ जाता है? कास थीटा आ जाता है। और अगर हम टेन थीटा की बात करें तो परपेंडिकुलर को हमने बेस के ऊपर डिवाइड करना होता है, तो इस तरह टेन थीटा होता है। तो टेन थीटा किसके बराबर है? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। साइन थीटा किसके बराबर है? साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। और कास थीटा किसके बराबर होता है? बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये रेशियोज होती हैं। और अगर इनका हम रेसिप्रोकल ले लें, मसलन साइन का उल्ट होता है कोसीकेंट। तो अगर ये एस से शुरू हो रहा है तो ये सी से शुरू हो रहा था, कोसीकेंट। तो इसके अंदर ना हमने उल्ट लिखना होता है कि हाइपोटेन्यूज को ऊपर लिखेंगे और बेस को परपेंडिकुलर को नीचे लिखेंगे। यहाँ बेस लिखा है वो गलती से लिखा गया, तो इधर क्या आएगा? कोसिकेंट थीटा। तो इसके अंदर क्या होगा? हाइपोटेन्यूज ऊपर आ जाएगा और परपेंडिकुलर नीचे लिखा जाएगा। इसी तरह सीकेंट है जी, ये कास का रेसिप्रोकल होता है, हाइपोटेन्यूज ऊपर और बेस नीचे। टेन थीटा जो है ना परपेंडिकुलर बेस होता है, टेन का जो रेसिप्रोकल है वो होता है कॉट, और वो बेस ओवर बेस ओवर परपेंडिकुलर होता है, यानी कि इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो इस तरह ये कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले हैं, साइन कॉस टेन इस तरह, और ये इसके कुछ रेसिप्रोकल भी हैं। उसके बाद है पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम हमेशा ना राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर लगता है कि सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल हो, तो ये जो हाइपोटेन्यूज है इसका स्केयर करें तो ये परपेंडिकुलर और बेस का स्केयर करके उसके सम के बराबर होता है। तो इसको हम पैथागोरस के थ्योरम कहते हैं कि हाइपोटेन्यूज का स्केयर ये बराबर है बेस का स्केयर जमा परपेंडिकुलर का स्केयर। तो ये सिर्फ उस वक्त लगता है जब हमारे पास ट्राइंगल क्या हो? राइट एंगल ट्राइंगल हो। अब इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं। मसलन ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, बेस 5 है और परपेंडिकुलर 12 है, और कह रहे हैं इसकी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू किसके बराबर होगी? ये फार्मूला लिखेंगे, एच का स्केयर बराबर बी का स्केयर जमा पी का स्केयर। एच की जगह पर एक्स लिख देंगे, बी बेस है वो 5 है, और परपेंडिकुलर किसके बराबर है? 12 के बराबर है। तो 5 का स्केयर का मतलब 5 मल्टीप्लाई 5, 12 के स्केयर का मतलब 12 मल्टीप्लाई 12। तो 12 को जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 144 आएगा, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 आएगा, इन दोनों को जमा करेंगे 169 आएगा। 169 बराबर होता है 13 मल्टीप्लाई 13, इसको 13 का स्केयर लिखा जा सकता है। फिर दोनों तरफ स्केयर रूट लेंगे तो फिर एक्स का जवाब 13 आ जाएगा। उसके बाद ये हमारे पास एक डायग्राम है, इसके अंदर परपेंडिकुलर 6 हाइपोटेन्यूज 8 और बेस मालूम करनी है। पैथागोरस थ्योरम लिखा है,
हाइपोटेन्यूज की जगह 8, बेस की जगह x और परपेंडिकुलर की जगह पर हमने 6 लिख लिया। 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 36 दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो एक्स स्क्वायर है उसका जवाब कितना आएगा, 28। फिर दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। अब 28 किसी का ना परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, इसलिए 28 को लिखेंगे 4 × 7, फिर दोनों का स्क्वायर रूट अलग करेंगे। 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है और 7 का स्क्वायर रूट हल नहीं होता है, इसको इसी तरह ही लिख दिया जाता है। अच्छा, उसके बाद ये डायग्राम है, इसके अंदर बेस मालूम करनी है, परपेंडिकुलर 5 और हाइपोटेन्यूज 13 है। तो फार्मूला लिखा, इसमें एच और पी की वैल्यूज को पुट किया। फिर 5 का स्क्वायर 25, 13 का स्क्वायर 169, 25 इधर आकर माइनस हो गया तो फिर 144 आया। 144 का अगर स्क्वायर रूट लें वो 12 के बराबर होता है। उसके बाद है जी ट्राई एंगल्स की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं विद रिस्पेक्ट टू साइड। तो एक होती है स्केल एंड ट्राई एंगल, इसके अंदर क्या होता है, तमाम साइडों की जो लेंथ है वो मुख्तलिफ होती है। तो ऑल साइड्स ऑफ डिफरेंट मेजर,